हाय, मैं हूँ सवाना शिकागो से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं जाना। मेरे पैदा होते ही वो बीमार हो गई थी, पर मेरे डैड ने मेरा नाम उनके ऊपर रखा। वो एक रियल एस्टेट टाइकून थे। मैं और मेरे 2 जुड़वा भाई ऐशो आराम में पले बड़े थे। डैड सबसे प्यार करते थे, पर मैं उनकी फेवरेट थी। उन्होंने कभी कुछ मिस नहीं किया, चाहे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, रिसाइटल हो, बर्थडे हो या फुटबॉल प्रैक्टिस। वो कितना भी बिजी हो, मैं किसी चीज की एक बार मांग करती और वो उसे दिला देते। जैसे जब मैं 7 साल की थी तो मेरी फेवरेट सीरियल कंपनी ने कहा कि वो अपने कुछ डब्बों के अंदर एवेंजर्स सुपर हीरो एक्शन फिगर रखेंगे, और मुझे तो पूरी टीम चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि मैं वो किसी दुकान से नहीं खरीद सकती थी, पर मुझे सीरियल बॉक्स वाले चाहिए थे। तो डैड ने अगले दिन शहर की हर दुकान से सीरियल बॉक्सेस खरीद कर हमें लाकर दे दिए। पूरे घर ने 3 दिन तक बैठकर सारे सीरियल बॉक्सेस खोले, जब तक मुझे सारे एक्शन फिगर नहीं मिले। मैं तो लोकल न्यूज में भी आ गई इसके लिए। और मेरे 2 भाई एडम और जेफ, उन पर भी मेरी चलती थी। हे उठो, वहाँ पहले मैं बैठी थी। तुम यहाँ कब बैठी थी? कल बैठी थी या फिर संडे को, क्या फर्क पड़ता है? उठ जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से कहीं और बैठो, पागल लड़की। वार्निंग दे रही हूँ मैडम, मैं रोने लगूंगी। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मैं इतनी जोर से चीखी जैसे किसी ने मेरा हाथ काट दिया हो। डैड डर से दौड़ते हुए वहाँ आए और इससे पहले कि एडम कुछ बोले, डैड ने उसे ग्राउंड कर दिया। मेरे भाई मुझसे बदला लेने की कोशिश करते, पर जीत नहीं पाते। जब मैं 10 साल की थी तो बैकयार्ड में खेल रही थी और तब वहाँ पर एक छोटा सा पपी आ गया। मुझे तुरंत उससे प्यार हो गया। पता लगा वो कुत्ता हमारी एक मेड का था और वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। डैड ने कहा कि वो मुझे उससे अच्छा कुत्ता दिला देंगे, पर मैंने वही रोना धोना शुरू कर दिया और मेड को अपना कुत्ता देना पड़ गया। पर रात में जब मैं उसे वॉक पर लेकर गई तो देखा गार्डन में मेरी उम्र की एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कुत्ता तेजी से जाकर उसके गोद में बैठ गया और वो खुशी से झूम उठी। हे जाने दो उसे, वो मेरा है। एक्चुअली ये मेरा है। मेरी मॉम ने इसे तुम्हें दिया क्योंकि वो तुम्हारे लिए काम करती है और तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो। देखो, मैं अपनी मॉम के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती, मैं बस इसे बाय कहने आई हूँ। कह दो। जब उस लड़की ने कुत्ते को गले लगाया मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कितनी बुरी थी, बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी छीन लेना, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम इसे वापस ले लो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। पर कभी कभी मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। मेड की बेटी और मैं दोस्त बन गए और ये शायद उसी का असर था कि मुझे समझ आने लगा कि मैं और मेरे भाई बिगड़े हुए बच्चे थे। एक बार मैंने मजाक में डैड से प्राइवेट जेट मांगा तो पूछने लगे कौन से कलर में चाहिए। डैड, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं 13 साल की हूँ, मैं जेट में कहाँ जाऊंगी। आपको मुझे कभी कभी ना कहना चाहिए। पर वो मना कर ही नहीं पाते और मेरे भाई इस बात का बहुत फायदा उठाते थे। वो क्लास में फेल होते पर जानते थे कि डैड स्कूल को पैसे देकर उन्हें पास करा देंगे। सारे स्पोर्ट्स क्लब के हेड बने थे, जबकि वो इसके लायक भी नहीं थे। और ऑब्वियसली स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के थे, क्योंकि अपने दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी पार्टी देते थे। मेरे भाइयों के 18वें बर्थडे के बाद मेरे डैड ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए और वो मुझे भी साथ ले गए। पर इन मीटिंग्स में मैंने जो सीखा उससे मैं हैरान रह गई। अब ये मैंशन देखो जो मैंने पिछले महीने बेचा। इसके बेसमेंट में फंगस लगी थी, पानी का डैमेज था, पर हमने इसे बढ़िया तरीके से छुपाया और 4 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा। वाओ डैड, आप तो जीनियस हो। मुझे पता नहीं था कि आप इतने चालाक हो। क्या? ये तो सरासर गलत है। आपने किसी को टूटा हुआ घर कैसे बेचा? वो आप पर मुकदमा कर सकते हैं। बेटा रिलैक्स, मैं काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ। वो प्रूव नहीं कर सकते कि हमें इसके बारे में खबर थी, और वैसे भी इंश्योरेंस सब संभाल लेगी। पर ये फिर भी बेईमानी है। तो ईमानदारी से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना मैंने कमाया है। सब छोटी मोटी चीजें करते हैं, ऐसा ही होता है, और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आपसे किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा डैड। आप हमेशा से मेरे रोल मॉडल और दुनिया में सबसे फेवरेट इंसान रहे हो। आप इतने डिसअपॉइंटिंग कैसे हो सकते हो? बहुत हुआ सवाना, बदतमीजी मत करो। उसके बाद से मेरे और डैड के बीच में चीजें पहले जैसी नहीं रही। मैं उनकी इतनी इज्जत करती थी, पर आज वो मेरी नजरों में गिर चुके थे। इससे हमारा रिश्ता बिल्कुल बदल गया। मैं एक बात तो समझ गई थी कि इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा मैं नहीं बनूंगी। मुझे पेंटिंग का शौक था, इसलिए मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दिया ताकि मैं किसी अच्छे आर्ट स्कूल जा सकूं। जानती थी कि डैड फटाक से पैसे दे देंगे, पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। पर मेरे आर्ट स्कूल जाने के कुछ दिनों बाद ही डैड को दिल का दौरा पड़ा। जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो स्टडी में मुझे और मेरे भाइयों को बुलाकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की। बच्चों, मैं तुम्हें अपना बिजनेस और पैसा दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम और इंतजार करो इस विरासत के लिए। मैं हैरान हो गई, पर अपने भाइयों की आंखों में मुझे लालच साफ दिख रहा था। वाकई? तो हमें क्या मिलेगा? सब कुछ। मैंने सब तैयारी कर दी है। बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर चीज को अच्छे से एंजॉय करो और 1 साल तक मुझे अपने साथ रखो। मैं अपना समय तुम तीनों के बीच बांटूंगा, जहाँ भी तुम रहना चाहो। ये तो बहुत बढ़िया है, और ऑफ कोर्स आप मेरे साथ रह सकते हो डैड, जब तक आप चाहो। थैंक यू एडम, तुम्हें मैं कंपनी दे रहा हूँ। बिजनेस में दिमाग तुम्हारा काफी तेज है और तुम बहुत अच्छा करोगे। मुझे खुशी होगी डैड। थैंक यू, थैंक यू। डैड, अगर कंपनी उसे मिलेगी तो मुझे क्या मिलेगा? जेफ, मैं जानता हूँ तुम्हें घूमना पसंद है,
इसलिए मैं तुम्हें अपना आधा पैसा देकर जा रहा हूँ। जैसे मर्जी यूज करो। ओह माय गुडनेस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। मैंने जिंदगी भर मेहनत की है ताकि तुम्हें ये दे सकूं। इसे एंजॉय करना। हम करेंगे। मेरे भाई खुशी से झूमते हुए कमरे से निकले नई विरासत का जश्न मनाने। आप ऐसा क्यों कर रहे हो डैड? समय आ गया है सवाना, और अब बात आती है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी। आपने जो किया मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, पर सोचती हूँ कि काश आप अलग तरीके से करते। मुझे ना ही आपका पैसा चाहिए, ना ही आपके बिजनेस में हिस्सा चाहिए। लोगों से बेईमानी करके मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। डैड को बहुत गुस्सा आया, वो फूट पड़े। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया उसका शुक्रिया ऐसे करोगी? डैड शांत हो जाइए, आपको एक और दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब तुम मेरी इज्जत नहीं करती, और अगर तुम कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, निकल जाओ। मुझे परवाह है डैड। बस अब तुम मेरे लिए अनजान हो, मेरी कोई बेटी नहीं। बस निकल जाओ। मैं वहाँ से चली गई और अपनी जिंदगी शुरू की, और ये आसान नहीं थी, खासकर क्योंकि मैं राजकुमारियों की तरह पली बड़ी थी। स्कॉलरशिप से ट्यूशन का पैसा मिल गया, पर बाकी खर्चों के लिए मुझे 2 नौकरियाँ करनी पड़ी। पर मैंने कर लिया और मैं ताकतवर बनती गई। मैं अपने परिवार से बात नहीं करती, कभी कभी अपने भाइयों को टीवी या मैगजीन्स में देखती, जो चैरिटी इवेंट्स में जाते, अपना पैसा दिखाते, पर अपने डैड को कभी नहीं देखा। धीरे धीरे मैंने अपनी पेंटिंग्स बेचना शुरू कर दिया। मेरी लॉटरी लग गई जब मुझे एक जानी पहचानी पेंटर ने देखा, और उसने मुझे मेरा पहला गैलरी शो दिलाया। और वहाँ मैं मिली एक प्यारे से लड़के से, चेज, और जल्द ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। हमारी एंगेजमेंट पार्टी पर उसने मेरे परिवार को बुलाने के लिए कहा। ये हमारी जिंदगी का बड़ा पल है, उन्हें पता होना चाहिए। वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते थे। प्लीज सवाना, गुस्से में दूरियां मत बढ़ाओ। किसी को कॉल पहले करना पड़ेगा ना, तुम ही कर लो। ओके, कोशिश करूंगी, बस इतना ही कर सकती हूँ। अगले दिन मैंने एडम को उसके ऑफिस में कॉल किया। उसकी सेक्रेटरी ने मुझे 20 मिनट तक होल्ड पर रखा, और तब फाइनली एडम से बात हुई। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें भी हेलो। मेरी शादी हो रही है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मुझे लगा शायद तुम आना चाहोगे। कम ऑन सवाना, मेरे पास टाइम नहीं है। गॉड, मुझे पता था गलती कर रही हूँ। तुम ये जिंदगी छोड़कर चली गई तो अब हमें दोष मत दो। बस हो गया। डैड कहाँ है? कौन? मजाक कर रहे हो क्या? कहाँ है वो? क्या पता, वो गुस्से में चले गए। जेफ को पूछो। मैंने जेफ को कॉल किया जो प्राइवेट प्लेन में था। डैड बहुत तंग करते थे, मैंने उन्हें छोड़ दिया। छोड़ दिया? जहाँ तक मुझे पता है वो डाउनटाउन में कहीं भटक रहे थे। क्या तुम्हारा मतलब वो बेघर है? मुझे नहीं पता। अगर उनसे मिलने की इतनी चुल है तो खुद ढूंढ लो। मैं गुस्से से कांपने लगी। फोन को दीवार पर फेंककर मैं जोर जोर से रोने लगी। चेज ने आकर मुझे गले से लगाया। हमें उन्हें ढूंढना होगा चेज, हमें अभी जाना होगा। किसे ढूंढना है? मेरे डैड को। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, पर मुझे परवाह नहीं थी। हम डाउनटाउन शिकागो की सड़कों पर भटके, होमलेस शेल्टर देखी, अंधेरी गलियां देखी, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। वो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? क्या पैसा इतना जरूरी होता है? परिवार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मुझे टच में रहना चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तुम्हें जाने को कहा था। हिम्मत मत हारो, हम कल फिर आकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट करेंगे। अब चलो घर चलते हैं। पर जब हम घर पहुँचे तो देखा एक आदमी हमारे घर के दरवाजे के पास बैठा है। मैं कार से कूदी और सीधा उनके पास गई। डैड, वो पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे और बहुत बीमार लग रहे थे। सवाना, मुझे माफ कर दो बेटा। चेस और मैं डैड को अंदर ले गए। आग के पास बैठाकर उन्हें गर्म सूप दिया। जब उनमें थोड़ी ताकत आई तब उन्होंने फाइनली कुछ बताना शुरू किया। तुम्हारे भाइयों को सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था। मैंने एडम को एक बिजनेस डील के बारे में सलाह देनी चाहिए, और वो मुझ पर चिल्ला पड़ा कि किसी बुढ़े की उसे यहाँ जरूरत नहीं। मैं जेफ के पास गया तो उसने कहा कि मैं उसकी वाइफ खराब कर रहा हूँ। मैं और कहीं नहीं जा सकता था। आप मुझे कॉल कर सकते थे। कैसे आता तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करके? ये मेरी गलती है कि वो दोनों एकदम लालची और मतलबी निकले। मेरी तरह तुम्हारा सामना करने में शर्म आ रही थी। उस पल तक मैं इतना दर्द और इतना गुस्सा लेकर चल रही थी, पर जब उन्हें यहाँ इस हालत में देखा तो सारा गुस्सा पिघल गया। आई लव यू डैड, अब आप सेफ हो, घर पे हो। हमने शाम बातें करते हुए बिताई। उन्होंने चेज से बात करी और मेरा आर्ट वर्क देखा। तुमने अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बना ली है। हाँ वो तो है। चेस और मैंने अपना ऑफिस डैड के लिए उनके रूम में बदल दिया, और हम एक दूसरे को फिर से जानने लग गए। इतने सालों के बाद हम फिर से परिवार बन गए थे, पर अब भी मेरे दिल में बहुत सारा गुस्सा भरा था एडम और जेफ के लिए। मैं अपने आर्ट पर फोकस नहीं कर पा रही थी, और चेस ने इस बात को नोटिस कर लिया। तुम अपने भाइयों से मिलने जाओगी ना? क्या कहोगी? मुझे ये तो नहीं पता, पर इतना ज्यादा गुस्सा है ना उन पर शायद मुझे ये करना ही होगा। तुम करो सवाना, और चाहे जो हो, तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारा इंतजार करेगा। अगले दिन मैं एडम की बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग में गई। मैं तैयार थी उस पर चिल्लाने को, मारने को, तबाह करने को, किसी भी तरह से। पर जब मैं उसके ऑफिस में पहुंची तो देखा वो खिड़की की तरफ खड़ा है, शहर की तरफ देखते हुए। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे वो काफी थक गया हो। वो मुड़ा और मैं हैरान हो गई। अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा था।
मेरे पास 5 मिनट है सवाना, क्या चाहिए तुम्हें? डैड मिल गए हैं। अच्छी बात है, बस हो गया? एडम, क्या तुम खुश हो? ना मेरे पास परिवार है ना खाली समय, ऑफिस में सोता हूँ अक्सर। कोशिश करता हूँ बस आगे बढ़ते रहने की। एक बार इस मकाम पर पहुँच जाओ तो अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती, बस आगे बढ़ना है। तो ये करते क्यों हो? मेरे पास कोई चॉइस नहीं, और क्या है मेरे पास? एक आखिरी मौका है चीजें सही करने का एडम, चाहो तो इसे ले सकते हो। उसकी टेबल पर वेडिंग इनविटेशन रखकर मैं वहाँ से चली गई। दोपहर को मैं जेफ के $1 मिलियन अपार्टमेंट में गई। उसमें बिल्कुल भी घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, एक होटल रूम की तरह लग रहा था। सफेद सोफे पर लेटा वो छत की तरफ देख रहा था। सुबह यूरोप के लिए निकल रहा हूँ। इस बार क्या करोगे? कितनी पार्टियां कर सकते हो तुम, कितने वेकेशंस काफी होते हैं। कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं। मुझे पसंद करते हैं ट्रिप्स या पार्टीज। पैसे के लिए मैं कुछ मीनिंगफुल चाहता हूँ। एक आखिरी मौका है सब पाने का जेफ, सोचना इस बारे में। उसके सोफे पर मैंने वेडिंग इनविटेशन रखा। 1 महीने बाद प्यारे से बसंत के मौसम में मेरी और चेज की शादी हुई गार्डन में। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरे भाइयों ने मुझसे माफी मांगी और डैड से भी माफी की भीख मांगी। और अब मेरे डैड मेरी शादी में मेरे साथ चल रहे थे और मेरे भाई फ्रंट रो में मुस्कुरा रहे थे। उसके लिए सॉरी गाइस, सेटअप फिर से लग गया ना? किसी को चोट तो नहीं आई? अच्छा, ये वेस और कॉफी कप यहाँ से हटा दोगे क्या? मैं थोड़ी सी क्लमजी हूँ, पर ये तो आप जान ही गए अब तक। तो हम यहाँ मेरी लाइफ के बारे में बात करने आए ना? बता दूं, काफी रोलर कोस्टर टाइप है। एनीवे, मैं हूँ मेजी और आगे बढ़ने से पहले MSC को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन DC के एक छोटे से घर में। मैं अपने डैड के साथ रहती थी जो गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट का काम करते थे। डैड और मैं बहुत क्लोज थे क्योंकि दोनों को कंप्यूटर पसंद थे और घंटों बिताते कोड्स, एल्गोरिदम और एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हुए। एक दिलचस्प बात बताऊं, करीब 700 से ज्यादा कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं और पहला जो कंप्यूटर बग मिला था ना, वो सचमुच का बग था। ओके, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम्हें तो नींद आने लगी? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी कॉफी ले ली। अरे कब टूट जाता। मैं 6 साल की थी तब मैंने टॉयलेट सीट तोड़ दी थी क्योंकि मैं बहुत मोटी थी और उसमें फिट नहीं हो रही थी। और 10 साल की उम्र में मैं एक शादी में गई, अपने ही पैर से फिसल के केक के ऊपर गिर गई। तुम्हें दुल्हन को देखना चाहिए था, रो रो के पागल हो गई थी। तो तुम क्लमजी भी हो और अनोइंग भी। कहानी सुननी है या नहीं? हाँ चलो बताती रहो। तो हाँ, मेरे डैड और मैं बहुत क्लोज थे और चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आती। 13 साल तक मैं सारे कोड्स क्रैक करने लगी और 16 साल की उम्र में मैंने एक एप्लीकेशन बना ली जिसमें तुम अपनी बिल्ली की फोटो बना सकते हो, क्योंकि बिल्लियां तो सबको पसंद है। लाइफ बहुत अच्छी थी, पर फिर मैं 17 साल की हुई और सब बदल गया। डैड और मैं लैब में काम कर रहे थे कि अचानक स्क्रीन ग्लिच करने लगा और सब ब्लैंक हो गया। डैड ठीक करने की कोशिश करने लगे पर देर हो गई थी और कुछ ही मिनटों में हमारे दरवाजे पर FBI आ गई और डैड को गिरफ्तार करके ले गए। जरूरी सरकारी फाइल्स को लीक करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता है कोर्ट में। बिल्कुल नहीं, मेरे डैड निर्दोष है। बताओ उन्हें डैड। नहीं जी, मुझे माफ कर दो। अपना ध्यान रखना और मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। FBI डैड को लेकर चली गई। 1 हफ्ते बाद उनका केस कोर्ट में गया। मैंने अपने सारे पैसे एक अच्छा लॉयर लेने में लगा दिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। डैड के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और उन्हें 20 साल की सजा हो गई। टिश्यू चाहिए? हाँ थैंक यू। ओह सॉरी, भावनाओं में बह जाती हूँ मैं। वो बहुत बुरा समय था। जिस दिन डैड जेल में गए उस रात में बिल्कुल सो नहीं पाई। सुबह तक उनके गिरफ्तार होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जहाँ भी जाती लोग डैड के बारे में बातें करते, जिससे मेरा खून खौल जाता। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो अगले हफ्ते जब मैं डैड से मिली, मैंने उन्हें सब बताया और उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहन जीना के पास चली जाऊँ न्यूयॉर्क में। पर मैं आंट जीना से एक ही बार मिली हूँ जब मैं 6 साल की थी और ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उनकी बेटी क्लेयर बहुत बदतमीज थी। मैं नर्वस तो बहुत थी पर कैसे भी अपने मन को मनाया और प्लेन में बैठ गई। मैं आंट जीना के घर पहुंची जहां वो क्लेयर के साथ मेरा वेट कर रही थी। मैंने भाग के क्लेयर को गले लगाया पर उसने मुझे पीछे कर दिया। ओह माय गॉड, इतना चिपकने क्यों लगी हो तुम? थोड़ा सा पीछे जाओ प्लीज। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही हेलो कहती हूँ। मेजी, बड़ी अजीब सी आवाज है। नहीं नहीं, मेरा नाम मेजी है। हम बचपन में मिले थे और तुमने कहा था मेरी समुद्री घोड़े जैसी नाक है। फिर मैंने तुमसे कंप्यूटर पे खेलने के लिए कहा तो तुमने कहा ये बहुत गीकी है और मेरे साथ रहने से अच्छा तुम कीड़े खा लोगे क्योंकि मुझसे खेत की स्मेल आती है। कुछ याद आया? पर क्लेयर ने मुझे अजीब तरह से देखा और जवाब दिए बिना चली गई। अगली सुबह भी कुछ अच्छी नहीं थी। आंट जीना और क्लेयर महा बोरिंग लोग थे और वो बात ही नहीं करते थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बात शुरू करती हूँ। कितना अच्छा मौसम है ना? लगता है ठंड आने वाली है। परफेक्ट टाइम है हॉट चॉकलेट पीने और सैंडविचेस खाने का, है ना? इस मौसम में ठंड से मर जाते हैं। पत्तों से गार्डन बर्बाद हो गया है और ये सोच के ही उल्टी आती है कि मुझे ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि जम न जाऊं। गॉड, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं मुझे। स्वीटम्स, तुम्हें हैंडशेक चाहिए? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ थैंक यू।
सही कह रही थी ना मैं? शुक्र है मेरे पास अभी मेरा कंप्यूटर तो था, तो पूरी तरह दिमाग नहीं खोया था मैंने। और कुछ दिनों के बाद आंट जीना ने मुझे क्लेयर के स्कूल में डाल दिया और मैं खुश थी कि अब थोड़ा टाइम घर के बाहर भी तो बिता पाऊंगी। अपने पहले दिन पर मैं कैफेटेरिया में थी, सोच रही थी क्या खाऊं कि मुझे पाई का आखिरी पीस दिखा। मैं उसे लेने के लिए बढ़ी पर कोई और भी बढ़ा था। एक सेकंड को तो मैं सांस लेना भूल गई। मेरे सामने खड़ा था एक बहुत ही हैंडसम लड़का। अरे अब क्या करें हम? तुम ले लो, आखिरी पीस है। अरे नहीं, पहले तुम आई थी। वैसे भी इस कैफेटेरिया में खाने लायक सिर्फ ये पाई ही है। जानती हो, एक बार मैंने यहाँ पर मफिन्स खाए और मुझे इतनी बुरी गैस हुई कि मेरी पॉटी निकल गई। ओके, ये फनी तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब है। मेरा भी है, मैं मेजी हूँ। नोआ, मिलकर अच्छा लगा। नोआ और मैं एक टेबल पर बैठ गए और हमने काफी सारी बातें करी। उसने बताया कि वो मुझसे 1 साल बड़ा है और अभी अभी न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ है। हम में बहुत कुछ कॉमन था, लेकिन बेस्ट चीज कि उससे भी कोडिंग पसंद थी मेरी तरह। उस दिन के बाद से नोआ और मुझे अलग करना मुश्किल था। अच्छा लगता था कि मैं किसी से बात कर पा रही थी और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। जल्दी मुझे डेट के लिए नोआ ने पूछा और मैंने हाँ कह दिया। हम स्कूल के पास एक वीडियो गेम पार्लर में गए और मैंने उसे जम के हराया। ये तो बहुत क्रेजी मूव्स थे। और तुमने चीट कोड्स कहाँ से सीख लिए? मेरे डैड ने मुझे सिखाया। उन्हें भी वीडियो गेम पसंद थे और वो एक कोडर थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है और इसीलिए मैं फंस गई हूँ अपनी आंट और कजन के पास, जो बहुत बोरिंग लोग हैं। वो मुझसे बात नहीं करते और मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। अरे रे रे रे, मैं समझता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। नोआ ने मुझे कस के गले लगाया और मैं उसकी बाहों में खो गई। मैं उसे डैड के बारे में सब बताना चाहती थी, पर डर था वो मुझे जज करेगा, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जल्दी हम चले गए। घर जाते वक्त नोआ ने मेरा हाथ पकड़ के रखा और मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। अगले दिन नोआ से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर पता नहीं क्यों वो मुझे अवॉइड कर रहा था। न मुझसे बात करता, न हंसता, और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, अजीब से बहाने बनाकर चला जाता था। मुझे जाना होगा क्लास। काश बात कर पाता, पर मुझे घर जाना है। एक उड़ता हुआ रकून आया और उसने मेरी दादी को चेयर पर से गिरा दिया और उनकी कमर की हड्डी टूट गई। एक उड़ने वाला रकून? हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन रकून है। हम जू के पास रहते हैं, शायद वहीं से भाग कर आया होगा। क्या वो ठीक है? नहीं, टूटी कमर के साथ वो उठने लगी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और दरवाजे से टकराकर गिर गई। अब वो बेहोश पड़ी हैं। जस्ट अभी मैसेज आया, मुझे जाना होगा। ओके, बाय बाय। पर इससे पहले मैं कुछ कह पाती, नोआ दूसरे डायरेक्शन में भाग गया। वो पक्का झूठ बोल रहा था और मुझे वजह पता करनी थी, तो उससे बात करने के लिए मैं उसके घर गई। पर गार्ड ने बताया नोआ अपने डैड के साथ शहर के बाहर गया है। मैंने उसे टेक्स्ट किया पर उसने रिप्लाई नहीं किया और उसने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। इस पूरी सिचुएशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। 1 हफ्ते बाद मैंने स्कूल में देखा कि नोआ उस कम्युनिटी चीयर लीडर विटनी से बात कर रहा था। जानते हो क्या हैंडसम, हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, पर हमेशा उस पढ़ाकू के साथ लगे रहते थे तुम। लेजी हेजी क्या नाम है उसका, जाने दो। अब तो तुम फ्री हो गए हो, तो चलो इस वीकेंड कुछ करते हैं। ऐसा तो होने ही नहीं दूंगी मैं। और तुम मेरी फोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जीज मॉम, रिलैक्स, इतना चिपको मत तुम। सॉरी, क्या मैं चिपक रही हूँ तुमसे? तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था और आप मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें बताना पड़ेगा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओके? और हाँ, मैं तुम्हें डेट पर लेकर गया था, लेकिन तुमने तो मेरी शर्ट पर अपनी नाक ही पोंछ डाली। वो बहुत घिनौना है और ऐसी लड़कियों को मैं डेट नहीं करता। अब जाने दोगी मुझे? क्लास के लिए लेट हो रहा है। नोआ फिर तेजी से चल के जाने लगा। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश करी, पर उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला, अंदर गया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। लगी ना चोट? अच्छा, मैं बताती हूँ चोट किससे लगती है। मैं गुस्से से पागल हो गई थी और विटनी की नाक पर मुक्का दे मारा। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और हम जंगली कुत्तों की तरह लड़ाई करने लगे। टीचर ने हमें अलग किया, प्रिंसिपल के पास ले गई और हम दोनों को डिटेंशन मिल गई। उस महाबुरे दिन के बाद मैं घर गई, तकिए में अपना मुंह घुसाया और जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी नाक पोंछ रही थी कि अचानक रूम में क्लेयर आ गई। मैंने सुना आज स्कूल में क्या हुआ। मेरी समझ नहीं आता, जिस लड़के से अभी मिली हो उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इंटेलिजेंट लड़कियों को बेवकूफ लड़कों के पीछे भागते देखना जो उनकी कदर नहीं करते। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ओके? वो मेरा सोलमेट है। उसे पेपरोनी पिज्जा भी पसंद है, वो मेरा फेवरेट है। वो तो रास्ते के भिखारी विली को भी पसंद है, वो भी तुम्हारा सोलमेट है। बात वो नहीं है, उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी पसंद है। कितने लड़कों को पिंक कलर की आइसक्रीम पसंद होती है? वो मेरे लिए बना है। जानती हो क्या, ये वही कर रहा है जो मैंने बुक में पढ़ा है। तुम्हारी हर बात के साथ अग्री कर रहा है। क्या वो रुककर सारे फूल सूंघता है और रात को तारे देखता है? हाँ। हाँ, ये पक्का नाटक कर रहा है। मैंने किसी को डेट नहीं किया है, पर मेल साइकोलॉजी के ऊपर सारी बुक्स पढ़ी है मैंने। वैसे मैंने 2 ही पढ़ी हैं, पर सब में सेम ही बात लिखी होती है। मर्दों को समझना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। पहले उसे तुम क्यूट लगी, अब कोई और क्यूट लग रही है।
इससे मदद नहीं हो रही है क्लेयर, विश्वास करो नोआ अलग है। वो झूठ बोल रहा है और मुझे वजह पता करनी है। मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ और अब नोआ को भी नहीं खोना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैं और मॉम भी तो हैं। मतलब मैं समझती हूँ तुम इतनी प्यार की भूखी क्यों हो। जिनसे प्यार करती हो वो जेल में है और हम दोनों जानते हैं मेरी मॉम बर्फ जैसी ठंडी है। पर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि नोआ झूठ बोल रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। सच में? ओह थैंक यू। बस प्लीज मुझे हक मत करो, मुझे पसंद नहीं। और उसके बाद हुई वो चीजें जो क्लेयर ने मुझे समझाई। हालांकि कुछ चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर मैंने उसकी सारी बातें मान ली। लिस्ट में पहली चीज थी नोआ को जेलस करना किसी और को डेट करके, और उसके लिए क्लेयर ने मुझे अपने बचपन के दोस्त लांस से मिलाया। हम लॉकर के पास खड़े थे और मैंने देखा नोआ हमें दूर से देख रहा है। मैंने तुरंत लांस का हाथ पकड़ के उसे अपने पास लिया। तो लांस, क्या तुम एक अपेंडिक्स हो? मुझे नहीं पता तुम क्या हो और कैसे काम करते हो, लेकिन तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। सीरियसली? चुप रहो, वो देख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कमर पकड़ो अभी। वो अपनी नाक में उंगली डाल रहा है। छी! ओह गॉड, ये काम नहीं कर रहा है। ये कहकर मैंने लांस को किस कर लिया। मुझे यकीन था ये काम करेगा, पर फिर देखा कि नोआ वहाँ से जा रहा था। मैं उसके पीछे गई तो देखा वो कचरे के डब्बे को मार रहा है। क्या हुआ, तुम गुस्सा हो क्या? क्यों? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम जिस गधे को चाहे उसे किस कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? गर्मी की वजह से। मुझसे बेवकूफों वाले सवाल मत पूछा करो, सिर दर्द होता है। ये कहकर नोआ मुड़ा और चला गया। पर पूरा दिन स्कूल में वो मुझे गुस्से से देखता रहा। मेरी ट्रिक काम तो कर गई थी। उस शाम मैंने क्लेयर को सब कुछ बताया और उसने कहा कि चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान जैसे ही नोआ कैफेटेरिया में आया, मैं जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। नोआ भागकर मेरे पास आया और मेरे गाल सहलाने लगा। जब मुझे होश नहीं आया तो उसने मुझे गोद में उठाया और स्कूल नर्स के पास ले गया। जब उसने मुझे लिटाया तो हमारे चेहरे इतने करीब थे, मन कर रहा था उसे पकड़ के किस कर लूं, पर क्लेयर आ गई और पूरा मूड बिगाड़ दिया। उससे दूर हो जाओ क्रीप। तुम्हारी वजह से वो इतनी परेशान है। जानते हो उसने हफ्तों से खाना भी नहीं खाया है। तुम जानते हो उसे लवेरिया हुआ है? क्या? ये एक रेयर बीमारी है जिसमें भूख लगना कम हो जाती है, दिमाग सड़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जान भी जा सकती है। और ये सब तुम्हारी गलती है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मेजी। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। नोआ मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने आंखें खोली और कूद के बैठ गई। पकड़े गए। तुम पागल हो क्या? मुझे लगा तुम मरने वाली हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा नाटक किया। मर ही रही थी मैं टूटे हुए दिल की वजह से, पर अब जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है। तुम्हें अगर साफ साफ समझ में नहीं आता तो मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तो यहाँ क्यों हो तुम? हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास था और पता नहीं क्यों तुम उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हो। सच कह दो ना मुझे। सच जानना चाहती हो? ठीक है, मैंने मदद सिर्फ इसलिए करी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर तुम्हारा दिमाग तो वाकई खराब है। तुम एक अजीब सी लव सिक पपी हो और ये बहुत ही पैथेटिक है, और तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया है? तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया और फिर मुझे कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया, और अब इतनी बदतमीजी से बात भी कर रहे हो। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम कारण तो बता दो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो दोबारा मेरी शक्ल तुम कभी नहीं देखोगे। मैंने चादर से अपना चेहरा ढांक लिया और नोआ चला गया। 2 दिन तक मैं अपने कमरे में रोती रही और बस आइसक्रीम खाती रही। जितनी बार उसे स्कूल में देखती मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती और फिर मेरा दिल टूट जाता उसे जाते हुए देखकर। मैं ऐसा फील नहीं करना चाहती थी, तो मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, कॉलेजेस को अप्लाई किया, पर ये काफी नहीं था। फिर एक शाम क्लेयर ने कहा कि बाहर जाकर थोड़ा मन को शांत करते हैं, पर रेस्टोरेंट जाते वक्त मैंने देखा कि नोआ 2 अजीब से आदमियों से बात कर रहा था। उनमें से एक ने नोआ को मुक्का मारा और दूसरे वाले ने उसे धक्के मारकर वैन में बिठा दिया। मुझे जाना होगा। नहीं नहीं मेजी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वो मुश्किल में है, उसकी हेल्प करनी होगी। तुम खुद को रैम्बो समझती हो क्या? उन आदमियों का साइज देखा है तुमने? हम दोनों को चुटकी में मसल देंगे। तो तुम यहाँ रहो, पर मैं जा रही हूँ। मैं कैब में बैठी और ड्राइवर को कहा वैन का पीछा करे। कुछ देर के बाद वो वैन एक खंडर के पास रुकी। वो अजीब से आदमी नोआ को अंदर ले गए और मैं ठीक उनके पीछे थी। पिलर के पीछे मैं एकदम कंफ्यूज्ड खड़ी थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम मेरे लिए और काम नहीं करना चाहते क्या? तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस लिए गोद लिया था? नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे स्किल्स की जरूरत है, पर मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं मेजी को और चोट नहीं पहुँचाऊंगा। वेल, लगता है मेरे बेटे को प्यार हो गया है। क्या कहेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब उसे पता लगेगा कि उसके डैड तुम्हारी वजह से जेल में है? अगर तुमने उनके कंप्यूटर को हैक करके वो फाइलें लीक नहीं की होती तो आज वो अपने घर पे होते अपनी बेटी के साथ। मैंने ये आपको बचाने के लिए किया था। मेजी के डैड जानते थे कि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन देशों को बेच रहे हो, और अगर मैं वो फाइलें लीक नहीं करता तो वो आपकी पोल खोल देते और आप जेल में होते।
तो शुक्र मनाओ। शुक्र मनाऊंगा तुमसे छुटकारा पाके। उस बुढ़े ने चुटकी बजाई और कुछ बॉडीगार्ड्स ने नोआ को घेर लिया। एक ने नोआ के हाथ पकड़े और दूसरा उसे मुक्का मारने वाला था कि मैंने अपना बैग घुमाया और उसके मुंह पे दे मारा। बुल्सआई। मेसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा किया मैंने और तुम मुझसे सवाल मत करो। तुमने मेरे मुंह पर मुझे झूठ बोला और हे देखो, नोआ नीचे झुक के बच गया और वहाँ से भागा। मैंने एक डंडा उठाया और सबको दनादन मारने लगी, पर वो बहुत सारे लोग थे और तभी हमें पुलिस के सायरन सुनाई दिए। कुछ ही सेकंड में ढेर सारी पुलिस अंदर आई और क्लेयर उनके पीछे थी। कोई बात नहीं, बाद में थैंक यू कह देना। चलो यहाँ से निकलते हैं। पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया और नोआ की गवाही काफी थी सबको गिरफ्तार करने के लिए, नोआ को भी। पर जब वो उसे ले जा रहे थे तो मैंने पूछा, क्या मैं उससे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और क्या कहता कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड जेल में है? जब तुमने बताया कि तुम्हारे डैड एक कोडर थे तो मैंने इंटरनेट पर जाकर उन्हें ढूंढा। जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था, पर तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता था। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर क्या मुझे माफ कर सकती हो? नहीं नोआ, नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर परिवार सब खो दिया। इससे बड़ा और कोई दर्द नहीं है। समझ सकता हूँ मैं वो। अच्छी जिंदगी जीना मेज, तुम ये डिजर्व करती हो। नोआ मुड़ा और चला गया और मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिली। क्लेयर मुझे घर ले गई और एक हफ्ते बाद डैड को छोड़ दिया गया। डैड को अपनी पुरानी जॉब वापस मिल गई और मैं फिर से वही कंप्यूटर नर्ड बन गई। ढेर सारी एप्लीकेशंस बनाई, अमीर हो गई, फेमस हो गई, इंटरव्यूज भी दिए, पर नोआ को आज तक याद करती हूँ। तो उससे तुम दोबारा नहीं मिली? नहीं, पर उसकी याद बहुत आती है। काश ये बात मैं उससे खुद कह पाती। चलो उसके बारे में कुछ करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब छूटे? पिछले हफ्ते मैंने इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद की तो उन्होंने मेरी सजा कम कर दी। 1 घंटे पहले मुझे क्रू ने मुझसे बात करके मुझे एड्रेस दिया और मैं आ गया। मुझे खुशी है तुम आ गए। मिजी, आई एम सॉरी। जानती हो, जब किसी से बहुत समय तक दूर रहो तो अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बन जाती है कि वो कैसे दिखते हैं, और कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, पर तुम हो। तुम परफेक्ट हो मेजी, और काश मैं ये पहले कह पाता, लेकिन थोड़ी देर बात ना करें? मान लेते हैं कि हम दोनों ने बेवकूफी करी। हाँ बिल्कुल। और क्या मुझे अपनी बाहों में लोगे? मैंने पैर जमीन पर झटके, दीवारों पर मुक्के मारे और गला फाड़ के चीखने लगी। फिर शुरू हो गई है गुस्से में रोना पीटना। वो थे मेरे डैड और ये थी मैं, जिद पकड़ के रोती हुई। मेरे डैड एक और बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले थे और मैं नहीं चाहती थी वो जाएं। वो एक अमीर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और पूरे देश की सैर करते थे नए क्लाइंट से मिलने के लिए। पर डैड, जाना जरूरी है क्या? हाँ, किसी को तो खर्चा उठाना होगा ना इस घर का और तुम्हारी महंगी चीजों का। अब उठो जमीन से। तुम्हारी बहनें ऐसे नाटक कर रही हैं, देखो। हाँ जेनी, तुम उस गंदी बकरी की तरह दिख रही हो जो हमने जू में देखी थी। ओह, वो बकरियाँ कितनी प्यारी थी। मेरी बड़ी बहन क्लारा ने मुझे घिन भरी नजर से देखा। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, उसे लगता था वो मुझसे बेहतर है। और ओके, ऐसे रोना पीटना करके तो मैं अच्छी नहीं दिख रही थी। हाय एवरीवन, मैं हूँ जेनी AKA जॉकी बारबी। पर ये निकनेम मुझे कैसे मिला ये बताने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से मैं अपनी बहन की परछाई में पली थी। 6 साल की उम्र में जब मैंने यूकेलेली बजाना सीखा तो क्लारा खुद से वायलिन बजाना सीख गई। जब स्टफ्ड एनिमल्स के साथ मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पपेट शो रखा, तब क्लारा ने एक पूरा प्ले कर डाला एक्टर्स और फैंसी सेट्स के साथ में। एक बार जब मैं 12 साल की थी तो प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी हमारे घर डिनर के लिए आए। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और स्टाफ ने हफ्तों तक घर को तैयार किया था। मेरे डैड इतने नर्वस थे कि एक नौकर पर चिल्लाने लगे, ये सोने का चम्मच है, मैंने कहा था चांदी का लेकर आना। फर्स्ट लेडी को सोना पसंद नहीं, अब इसे ठीक करो। हाँ, सबको पता है वो। क्या तुम गधी हो? जब वो चले गए तो मैं उस नौकर के पास गई जो रोने लगी थी। तुम अच्छा काम कर रही हो। और फिर मैंने उसे एक बड़ी सी टिप दी। डिनर के लिए मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और मुझे लगा मैं क्यूट लग रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा क्लारा को जो प्रिंसेस लग रही थी। पहले मुझे लगा कोई मुझे देखेगा नहीं, पर फिर मैंने हिम्मत दिखाई। जब सूप सर्व करने का टाइम आया मैं कूद पड़ी। मैं ले जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी। यही चांस था कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व हो। मैं धीरे धीरे फर्स्ट लेडी के पास गई, बड़े ध्यान देते हुए, कि तभी किसी ने टांग अड़ाकर मुझे गिरा दिया। सारा सोप उड़ते हुए प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के ऊपर गिर पड़ा और फिर कुछ सीक्रेट सर्विस वाले ऐसे मेरे ऊपर कूदे जैसे मैं उनका मर्डर कर रही थी। तब मैंने देखा क्लारा ने अपना पैर टेबल के अंदर लिया। उसने ये जानबूझ के किया था। अपने कमरे में जाओ। ये मैंने नहीं, क्लारा ने किया था। तुम सबको शर्मिंदा करती हो। रात तक ये खबर न्यूज में भी आ चुकी थी और अगले ही दिन मेरे डैड ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया देश की दूसरी तरफ।
पहले अकेलापन महसूस हुआ। मैं अपने परिवार के लिए कलंक बन गई थी, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। डैड मुझे पैसे तो भेजते, लेकिन उनके पास ना तो मुझसे मिलने का समय था, ना बात करने का। मैंने डिसाइड किया कि पूरा दिन घर की याद में रोती नहीं रहूंगी। यहाँ पर मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। मैंने सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जैसे घुड़सवारी, वाटर पोलो और बैले भी। 16 साल की होने तक मैं उन सब में नंबर 1 थी। यहाँ तक कि मैं स्कूल की प्रेसिडेंट भी बन गई थी। सब अच्छा था, पर मैं कोई चीज चांस पे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं हमेशा लोगों की तारीफ करती, उनके लिए गिफ्ट्स लेती, टीचर्स के लिए भी। मैं चाहती थी कि सब लोग मुझे पसंद करें, और करते भी थे। बस एक एक्सेप्शन था, वो था जॉश, जो अस्तबल में घोड़ों का ध्यान रखने का काम करता था। मेरी तारीफों का उस पर कोई असर नहीं होता। हे जॉश, क्या ये नई शर्ट है? अच्छी लग रही है। ये पुरानी और मिट्टी से सनी है। इतनी कोशिश क्यों करती हो पसंद आने की? एक तारीफ ही तो करी थी। चीज झूठी तारीफ थी। तुम सबको उल्लू बना सकती हो, पर मुझे नहीं। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब उसने घोड़े की रस्सी मुझे पकड़ाई तो हमारे हाथ मिले। ऐसा लग रहा था कि उनमें बिजली दौड़ गई हो, पर उसने हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा, तो मैं लंच पर लेके चलती हूँ। ला रोजा में एक बहुत ही फैंसी जगह है। नहीं, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, मजे करो। रिश्वत नहीं दे रही थी, इनवाइट कर रही थी, पर जॉश चला गया। रेस का दिन एक हफ्ता दूर था और मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। पर जितनी कोशिश करो, मेरे दिमाग से जॉश का ख्याल नहीं जाता। शायद एक अच्छे गिफ्ट से मान जाए। हे जॉश, तुम्हारे लिए ये बूट्स लाई हूँ। कहा ना मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है रिश्वत क्या होती है। मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं। तो तुम मानते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ। ये कहकर वो मेरे पास आया। मेरे दिल में गुदगुदी हुई, क्या वो मुझे किस करेगा? पर उसने हाथ पीछे लेकर काठी को ठीक किया। मैं जानती थी ये यही करने वाला है। मैं क्यों चाहती थी कि जॉश मुझे लाइक करे? वो हमेशा गंदा रहता, उससे गोबर की बदबू आती, और वो किसी से भी दोस्ती नहीं करता था, बिल्कुल मेरी बहन क्लारा जैसे। शायद इसीलिए स्कूल में कितनी भी सक्सेसफुल हो गई हूँ, पर जॉश याद दिलाता था कि मैं अपने घर में बिल्कुल स्पेशल नहीं थी। रेस के दिन मैं काफी नर्वस थी, पर मैंने फोकस किया और मैं फर्स्ट प्लेस में आई। मैं जब से यहाँ आई थी, मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने नहीं आए थे, पर उम्मीद कर रही थी कि शायद उस भीड़ में कहीं वो मेरे लिए चीयर कर रहे हों। ऑफ कोर्स वो वहाँ नहीं थे, पर मैं हैरान हो गई कि जॉश वहाँ था। Congrats! तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आए? तुम पसंद करते हो मुझे? मैं यहीं पर था, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। झूठे। फिर जॉश मुस्कुराया और मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी। जब वो जाने लगा तो मैंने अपनी घोड़ी नेसा से कहा, सुना तुमने, वो हमें पसंद करता है। अगले दिन नेसा और मैं एक नेशनल न्यूज़पेपर के पहले पेज पर थे, और उसके बाद मेरे डैड ने मुझे फेस टाइम किया। मैं शॉक हो गई। वैसे तो हमेशा ईमेल लिखते हैं। हे हनी, जानती हो ना हमें तुम पर गर्व है। अगली बार रिपोर्टर से बात करो तो मेरे बिजनेस का जिक्र करना। थैंक्स स्टार्ट करूंगी। क्या आप मुझे यहाँ मिलने आओगे? अभी नहीं बेटा, हम जापान में हैं तुम्हारी बहन के साथ। जापान? सॉरी हनी, पर ओलंपिक्स में जाओगी तो हम जरूर आएंगे, वो बड़ा खेल है। और तभी क्लारा ने फोन ले लिया। या नेशनल रेस तो कोई भी जीत सकता है, इंटरनेशनल रेस जीतना बड़ी बात होती है। ये क्या बात हुई? मैंने बहुत मेहनत करी है, तुमने तो कभी नेशनल रेस नहीं जीती। हमें जाना होगा हनी, हम अभी हेलो किटी स्टोर आए हैं। उन्होंने फोन काट दिया मुझे गुड बाय कहे बिना। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं रोने लगी, और तभी जॉश वहाँ आया। चलो उड़ा लो मेरा मजाक, यही चाहते हो ना? ऐसा नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था तुम दिखावा ना करो, और शायद तुम अब नहीं कर रही हो। हाँ, असली आंसू और नाक बह रहे हैं, कोई दिखावा नहीं। चलो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जॉश ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर मुझे अच्छा लगा। जॉश मुझे स्कूल के पीछे के मैदान में ले गया, जहाँ मैंने घोड़े के बच्चों को दौड़ते देखा। इतनी क्यूट चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं धीरे से उनकी माँ के पास गई ताकि वो डरे नहीं। वो उसे लोग पसंद नहीं है, ध्यान से। और तभी उनकी माँ ने मेरे हाथ पर अपनी नाक रखी। ओ, तुम एक बहुत बड़ी स्वीटी हो, है ना? मैंने देखा जॉश मुझे देखकर हंस रहा है। क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी प्यारी हो। उस दिन के बाद से जॉश और मैं साथ में समय बिताने लगे। वो स्ट्रेंज और फनी था और जानवरों से बहुत प्यार करता था। मैं हैरान हो गई जान के कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता था। मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं, बल्कि पैसों के कारण की वजह से ही मैंने ये जॉब लिया है। जॉश, ये तो बहुत दुख की बात है। क्यों? हम खुश हैं, मुझे घोड़े बहुत पसंद है। हाँ, समय मुश्किल चल रहा है, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। वो अच्छे पेरेंट्स हैं। तुम लकी हो। मुझे गलत मत समझना, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बस मिलने नहीं आते। पर समय के साथ साथ मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर कॉल करने लगे थे। वो मुझसे मिलने भी आए। मैं लगातार रेसेस जीत रही थी और मीडिया ने मेरा नाम रखा जॉकी बार्बी। मैं टीवी पर थी, मैगजीन कवर पे थी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। हनी, मुझे लगा तुम इंटरव्यू में मेरे बिजनेस का जिक्र करोगी। मैंने करा तो था। हाँ, पर सिर्फ एक बार, 4 बार की बात हुई थी ना, तभी तो काम बनेगा। ठीक है, मैं अगली बार ट्राई करूंगी। मेरे पसंदीदा पल शांत वाले थे। मैं, नेसा और हमारी सनसेट वाली सैर, और अस्तबल में जॉश के साथ बातें करना। एक
दिन हमारे हाथ मिले और मुझे फिर से वही स्पार्क महसूस हुआ, पर इस बार जॉश ने अपना हाथ नहीं खींचा। उसने मेरा हाथ लिया, आगे झुका। हम किस करने ही वाले थे कि सच में इस अस्तबल के लड़के को किस करोगी? क्लारा हमेशा गलत समय पर आती थी। मेरा एक नाम है जॉश। ओ जो भी हो जॉश। तुम यहाँ कर क्या रही हो क्लारा? बस याद दिलाने आई थी कि अभी बहुत ओढ़ रही हो तुम, पर तुम वही पुरानी लूजर हो जो हमेशा से थी। लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि सब जेनी पर ध्यान दे रहे हैं तुम्हारी जगह। जॉश ऐसे नहीं बोलते। तुम सीरियसली उसकी साइड ले रही हो? मैं नहीं चाहती कोई लड़ाई करे। क्या ये इतना गलत है? क्लारा ने गेंद में अपनी आंखें घुमाई और चली गई। मुझे लगा जॉश फिर किस करने की कोशिश करेगा, पर वो भी चला गया। कम से कम नैसा तो मेरी तरफ थी। तुम मुझे अब भी पसंद करती हो ना? ऐसे मत देखो मुझे। शुक्र है जॉश का गुस्सा जल्दी उतर गया। उसने मुझे डिनर पर बुलाया अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। छोटा सा घर था, हीटर काम नहीं कर रहा था इसलिए ठंड थी, पर उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। डिनर पर उसकी माँ ने बहुत अच्छे मोमोज बनाए। देर रात को जॉश मुझे उस पहाड़ पर ले गया जहाँ उसे तारे देखना पसंद था। एक दिन मेरे पास खुद के अस्तबल को खरीदने का पैसा होगा। अपने पेरेंट्स के लिए खेत लूंगा जहाँ घोड़े और बहुत से जानवर खुशी से रहेंगे। सॉरी, बड़बड़ कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सपना है। जॉश ने मेरी आंखों में देखा और उस पल में हमारी पहली किस हुई। काश उस पहाड़ पर उसके साथ हमेशा के लिए रह पाती, पर मुझे एक रेस जीतनी थी। पर उस दिन नेसा की तबीयत खराब थी और हम तीसरे नंबर पर आए। तीसरा नंबर? इस रिकॉर्ड के साथ तुम ओलंपिक्स नहीं जा पाओगी। जीतना ही सब कुछ नहीं होता है डैड। मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा ताकि नेसा की तबीयत ठीक हो जाए। एक ब्रेक? बकवास। बदलने का टाइम आ गया इस बीमार घोड़े को। ये वाला सही लग रहा है। मेरे डैड ने दूसरे घोड़े को छुआ। घोड़ा गुस्से से हिनहिनाया और उसने स्टॉल को लात मार दी। मेरे डैड इतना चौंक गए कि घबराकर गिर पड़े गोबर में। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बदतमीज जानवर। मैं जा रहा हूँ। हनी, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। ओलंपिक्स एक अच्छा मौका है, तो सही फैसला लेना। मुझे घोड़ा बदलने का आइडिया अच्छा नहीं लगा, पर अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहती थी, तो मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू करी क्लाइड नाम के नए घोड़े के साथ। क्लाइड थोड़ा गुस्से वाला घोड़ा था, पर बहुत तेज था। अब तो रेस मैं ही जीतूंगी। एक दिन ट्रेनिंग के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे डिनर के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट ले गए और कहा कि जॉश को भी लेकर आऊं। मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि वो अमीर नहीं है, पर कम से कम उन्होंने ये बात उसके मुंह पर तो नहीं कही। पर क्लारा ने तो मुंह खोलना ही था। जरा नमक देना गरीब लड़के। अपने हाथ ले अमीरजादी। मैं देती हूँ, ये लो क्लारा। पूरी शाम ऐसी बीती। क्लारा और जॉश लड़ते रहे। मेरे पेरेंट्स चुप बैठे और मैं दोनों के बीच शांति बना रही थी। एक पॉइंट पर तो क्लारा ने गलती से अपनी ड्रिंक जॉश के ऊपर गिरा दी। सच कहूँ तो अब तुम साफ हो गए हो। बहुत हो चुका, मैं जा रहा हूँ। डैनी, मेरे साथ आओगी या यहीं रुकोगी? मेरा दिल बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अगर चली गई तो मेरी फैमिली फिर से मुझसे बात नहीं करेगी, पर रुकी रही तो जॉश को खो दूंगी। मैं फैसले को आसान कर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। खुश रहना जेनी, शायद किसी दिन तुम अपनी इज्जत करना सीख जाओ। और फिर वो चला गया। जीस, उसकी दिक्कत क्या थी? चुप रहो क्लारा, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अगले दिन मैं अस्तबल में गई जॉश से माफी मांगने के लिए। माफ कर दो कि मेरी फैमिली ने बदतमीजी करी। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो तुम्हारे फेमस और सक्सेसफुल होने के बाद तुमसे मिलने आए? ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें नहीं जानते, ये कॉम्प्लिकेटेड है। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। कम से कम क्लैरा अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करती। वो नाटक क्यों करेगी? वो मेरी बहन है। तुम बेहतर डिजर्व करती हो, समझो इस बात को। वेल, तुम बस जाके घोड़ों का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि लोग कैसे होते हैं। तुम बड़ी एक्सपर्ट हो। डरती हो कि लोग तुम्हें नापसंद ना करे तो तुम उन्हें गिफ्ट्स देती हो। सैड। और ये कहकर जॉश चला गया। ये कितना जजमेंटल था। एक पल को तो मैं वैसे ही रोना पीटना करने वाली थी जैसी 5 साल की उम्र में करती थी, पर फिर नेसा ने आकर मेरे कंधे को छुआ और मैं शांत हो गई। जॉश पर मुझे गुस्सा आ रहा था, पर शायद उसकी बात सही थी। मैंने फैसला किया कि अब बदलाव का समय है। मैंने इंटरव्यूज में डैड के बिजनेस का जिक्र करना बंद किया। लोगों की तारीफ अब भी करती थी, पर तारीफ सच्ची होती थी। उनका दिल जीतने के लिए झूठ नहीं बोलती थी। सबके लिए मैंने महंगे गिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। वेल, लगभग एक गिफ्ट देना अब भी बाकी था। ये सच है कि ऐसा करने से मेरे कुछ दोस्त कम हो गए, पर जो रहे वो बहुत अमेजिंग थे। और सबसे अच्छी बात, वो मुझे सच में पसंद करते थे। रेस की सुबह मैं जानती थी मुझे क्या करना है। दूसरे घुड़सवारों के साथ मैं स्टार्टिंग लाइन में थी, रेस शुरू होने के इंतजार में। मेरे पेरेंट्स और क्लारा रेस देखने आए थे। जैसे ही गोली चली, मैं मुड़ी और दूसरी तरफ अपना घोड़ा भगाने लगी। जेनी, कहाँ जा रही हो? तुम हार जाओगी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सॉरी डैड, शायद मुझे जीतने की उतनी फिक्र नहीं जितनी आपको है। तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। आप अपने आप को शर्मिंदा कर लेते हो। मेरे डैड का चेहरा लाल हो गया और क्लारा हंसने लगी। वोहो, ये हुई ना बात, जाओ उसके पास सिस। और इसके साथ ही मैंने नेसा को आगे बढ़ाया, सीधा अस्तबल की तरफ। उम्मीद थी कि बस जॉश वहाँ पर हो। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिला। फिर एक आवाज सुनाई दी,
क्या तुमने पैसे देकर मेरे घर का हीटर ठीक करवाया? देखो, मैं पहले इजाजत मांगना चाहती थी, पर जानती थी तुम मना कर दोगे। ये रिश्वत नहीं है। चाहो तो मुझे पसंद ना करो, मुझसे बात ना करो, पर तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे प्यार दिया तो मैं भी कुछ करना चाहती थी, और फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स को भी सुना दिया। अब लोगों को खुश करना बंद। अच्छी बात है। तो अब बताओ मुझे, अब जेनी द जॉकी बार्बी क्या करना चाहेगी? ये मैंने जॉश को किस किया और उसने मुझे बाहों में लिया। नेसा हमारे पीछे हिनहिनाई, इसने भी मंजूरी दे दी। सोचो तुम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डेट पर हो और वेटर का पैर फिसले, लॉबस्टर की ट्रे गिराए और लॉबस्टर तुम्हें काट ले। और ये मेरी जिंदगी की सबसे एम्बैरेसिंग चीज थी भी नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। मेरी मॉम रेड क्रॉस में विमेन्स राइट्स की एडवोकेट थी और मेरे डैड उनके बॉडीगार्ड, तो हमेशा किसी न किसी गाला में साथ में होते और हमें घर पे छोड़ते नानीज के साथ। हमसे मतलब है मैं और मेरी शैतान मंडली, मतलब मेरे 5 छोटे भाई बहन। खाना फेंकते, मिट्टी उड़ाते, ग्लिटर बॉम्ब फोड़ते, वो बहुत शैतान थे। मैरी पॉपिंस भी अपना छाता तोड़ के चिमनी से भाग जाएगी इनसे बचने के लिए। जितनी बार एक नैनी काम छोड़ती, हमें भाषण मिलता। मैं तुम सबसे निराश हूँ, पर सबसे ज्यादा तुमसे मार था। तुम सबसे बड़ी हो, सब तुम्हें देखकर चलते हैं, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। वही तो, तुम फ्यूचर की लीडर कैसे बनोगी जब अपने भाई बहन को ही लीड नहीं कर सकती? बाहर रहने की जगह आप इन्हें घर पर रहकर सिखाओ ताकि मुझे संभालने की जरूरत न पड़े। मेरा काम जरूरी है, अपने परिवार से भी ज्यादा। जब मॉम ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो मेरा दिल टूट गया। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बाद में माँ मुझसे बात करने आई। मार्था, मुझे माफ कर दो। ऑफ कोर्स आई लव यू। तो जाओ मत, मुझे जाना होगा, पर वापस आकर बात करेंगे, आई प्रॉमिस। अच्छा होगा अगर आप वापस ही ना हो। उस दिन शायद किस्मत मजाक के मूड में थी और मेरी बात मान गई। अमेज़न पर अपनी आखिरी ट्रिप के बाद मॉम और डैड वापस नहीं आए। मुझे लगा जैसे इसके पीछे मेरी ही गलती है, सजा है। पुलिस ने सर्च पार्टीज और ड्रोन्स भी भेजे उनके गुमे हुए प्लेन को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत ज्यादा है ना, पर मेरे साथ रहो। लाइक और सब्सक्राइब तो कर चुके हो ना? रो मत, मॉम डैड वापस आ जाएंगे। डैड ताकतवर है और मॉम तेज भागती है। तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं एक लीडर बनूंगी मॉम, प्लीज वापस आ जाओ। पर मैं सिर्फ 15 साल की थी, मुझे कुछ नहीं आता था। अचानक मेरे आगे पीछे लॉयर्स थे जो मुझसे सवाल पूछते और मुझसे साइन कराते। बस नाटक करो कि तुम्हें सब आता है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक नहीं था। मेरी मॉम का एक लॉयर तो आस्तीन का सांप निकला। उसने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। हम सबको बाहर निकाल दिया और सब कुछ वो संभालने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह क्या, माफ करना, मुझे सुना ही नहीं दिया इस पैसे की धुन के आगे जो तुमने मेरे नाम कर दी। मॉम और डैड को वापस आने दो, तुम्हें जेल भेज देंगे। तुम्हारा मतलब जब वो जंगल से वापस आएंगे? अब मुझे ढेर सारा पैसा उड़ाना है, तो गुड बाय। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इसका समय नहीं था। मेरी शैतानी सेना परेशान हो गई थी और मुझे सबसे पहले उनका ध्यान रखना था। सबसे पहले रहने की जगह ढूंढनी है। हमने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करी तो 2 महीने का किराया निकालने का पैसा था, लेकिन बच्चों को किराए पर मकान देने वाला मिलना मुश्किल था। तो मुझे आइडिया आया कि एक बुढ़ी औरत का मेकअप करके जाती हूँ, और मुझे मकान मिल ही गया। शुक्र है कि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मेरे पास बहुत समय था नौकरी करने के लिए, जैसे एक प्लांट मैनेजर जहाँ मुझे प्लांट्स को पानी देना था, कॉर्नफील्ड पॉलिनेटर और पार्टी एंटरटेनर भी। ये बच्चे तो मेरे भाई बहन से भी ज्यादा शैतान है। जाने दो, जाने दो। हे, संभल कर जरा। कम से कम मेरे दोस्त तो अच्छे थे। मेरे भाई बहनों ने भी मदद की। वो कुकीज बनाकर बेचते, गर्ल स्काउट्स होने का नाटक करके, और रात को सबकी कारें गंदी करते ताकि सुबह उनको साफ करने का काम कर सकें, एक्स्ट्रा पैसे लेकर। कौन जानता था उनकी शैतानी भी काम आएगी। स्कूल शुरू होते होते मैं 16 साल की हो गई और हम सब पब्लिक स्कूल चले गए थे। पहले दिन पर मैं बहुत नर्वस थी। क्लास पहुंची तो देखा सारी सीट्स भर गई थी। अब मुझे कोने में खड़े रहना पड़ेगा, गमले में लगे पेड़ की तरह। फिर आखिरी रो में बैठी लड़की ने मुझे बुलाया। उसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी थी और जूड़े बनाए थे, और उसकी डेस्क भरी थी कॉमिक बुक से। आओ हम शेयर करेंगे। इसके नीचे डेस्क भी है। मुझे चेयर कहाँ मिलेगी? मेरी चेयर पर बैठ जाओ, मैं हूँ ब्री। ये कह सकती हो ब्रिलियंट। ब्री बहुत अजीब थी, पर बहुत अच्छी भी थी। उसने मुझे अपने नोट्स दिए और सारी गॉसिप भी बताई। उस लड़की की माँ मार्केटिंग में काम करती है, तो उसे लेटेस्ट डिस्काउंट कोड्स पता होते हैं, और वो उसकी नाक का जिक्र मत करना। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और उसे मैंने अपनी कहानी बताई। अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मुझे पैसा जमा करना है। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। तुम ऐसे ही अच्छी हो। नहीं हूँ, 17 साल की होने वाली हूँ, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। जिससे भी बोलती हूँ मुझे ठुकरा देता है। डेरिस को तो पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। डेरिस ब्री का क्रश था और स्कूल की चेस टीम का कैप्टन। पक्का तुम्हें यही लड़का पसंद है? हाँ यही है, मुझे यकीन है। इस बार प्यार का इजहार अच्छे से करूंगी। ब्री का प्लान उसी की तरह क्रेजी था। वो खुद एक चेस का पीस बन गई और पूरे क्लब रूम को एक बड़े चेस बोर्ड की तरह पेंट कर दिया। हर बैनर पर लिखा था विल यू बी माई चेकमेट। डेरिस अंदर आया तो परेशान हो गया।
कहाँ है वो? क्या? मेरा चेस बोर्ड। जब से मैं फ्रेशमैन था तभी से उस पर गेम खेल रहा था मैं। हमने उसे रख दिया वहाँ। डेरियस को इतना गुस्सा आया, वो प्रिंसिपल को बुलाना चाहता था, फिर उसके एक दोस्त ने बचा लिया। मैंने देखा नहीं कि वो कौन था क्योंकि मैं रोती हुई ब्री को ले जाने में बिजी थी। थैंक यू मिस्टीरियस डूड। उसके बाद ब्री लड़कों को भूल गई और सच कहूँ तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को देखना था। जैसे एक बार मैं नहा के बाहर निकल रही थी कि एक बड़ा सा कॉकरोच नाली में से बाहर आया। मैंने चिल्लाकर उस पर शैम्पू की बोतल फेंकी, लेकिन फिर बहुत सारे कॉकरोच आ गए। ये कॉकरोचों का हमला है। हाँ, यही होता है। तुम्हें क्या लग रहा था कि ये घर इतना सस्ता क्यों है? हमने उन पर दवाई मारी पर कॉकरोच तो बढ़ते ही गए। हमें जल्द से जल्द नया फ्लैट ढूंढना पड़ेगा। मार्था, हिम्मत करके अपनी सैलरी बढ़वाओ। पर जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब वाली पार्टी एंटरटेनमेंट कंपनी में गई तो देखा दरवाजे पर FBI की पीली पट्टियां लगी हुई थी और जगह खाली हो चुकी थी। अरे यार, ये जॉब मुझे बहुत पसंद थी। कम से कम कॉस्ट्यूम तो मिल गया। कौन सा कॉस्ट्यूम? ये तो मेरे नॉर्मल कपड़े हैं। ये तो काफी अच्छा है। मुझे लगा नहीं था कि ब्री से भी ज्यादा कलरफुल मुझे कोई मिलेगा। हे, एक सेकंड रुको। क्यूट है, स्मार्ट है और शायद कलर ब्लाइंड भी। ये तो परफेक्ट है। जैस्पर, मेरी एक दोस्त से मिलना चाहोगे? जिस पल मैंने ब्री और जैस्पर को मिलाया उन्हें तुरंत प्यार हो गया। वो तो जैसे दो रंगीन मटर के दाने एक चमचमाती फली में हो। जल्द ही वो डेट भी करने लगे। मार्था, तुमने तो जान बचा दी। मुझे लगने लगा था एक बिल्ली पालने वाली पागल औरत बन जाऊंगी मैं। आसान था ये, तुम दोनों एक जैसे हो। 2 महीने बाद जैस्पर की बर्थडे पार्टी थी और उसने मुझे अपनी बहन ट्रिनिटी से मिलाया। जितना रंगीन वो उतनी ही बेरंगी है। वाओ, ये सगे भाई बहन है। यकीन नहीं होता जैस्पर को इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। लड़कों को सिर्फ शक्ल की पड़ी है, अकल कोई नहीं देखता। मैंने देखा ट्रिनिटी ने मार्शमैलोज को क्यूब्स में काट परफेक्ट कॉलम में लगा दिया, तो मुझे लगा एक लड़का तो है जो इसे पसंद करेगा। तो मैंने उसे मैसेज किया। पछताऊंगी तो नहीं ना? पार्टी चल रही थी कि तभी। डेरियस यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली मैंने उसे यहाँ बुलाया है। क्या? भरोसा करो। हे डेरियस, हाय, ये है ट्रिनिटी और इसे क्यूब शेप्स के मार्शमेलो पसंद हैं। गोल मार्शमेलोज का सेंस ही नहीं बनता है। फाइनली कोई तो समझा। इसके साथ ही बर्फ से ठंडा डेरियस पिघलने लगा। देखा, मैंने कहा था ना ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो है। OMG, तुम सही हो। तुम तो मैच मेकिंग क्वीन हो। ब्री की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरों की मदद करना कितना कूल है। पर किस्मत फिर तैयार थी मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कचरे के डब्बे से सैंडविच उठाई पर उसमें कांच था, अब उसे टाँके लगेंगे। ये सब मेरी गलती है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो वो कचरे के डब्बे से खाना नहीं लेता। अब उसका ऑपरेशन कैसे कराऊं? मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं है। मैंने उस पापी लॉयर को भी फोन किया पर तुम्हें लगता है कि मैं इसकी परवाह करता हूँ? बाय। किस्मत से ऑपरेशन हो गया और मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। जब हॉस्पिटल पर मैंने बिल मांगा तो रिसेप्शन पे बताया कि इसे कोई भर चुका है। एक जवान सा लड़का था। अरे ये वही है जो एलिवेटर पर जा रहा है। मैं उसके पीछे पीछे भागी लेकिन एलिवेटर के दरवाजे बंद हो गए। गॉश, ये पीछे से जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन है ये? मेरे मिस्टीरियस एंजल की मदद से एक्सीडेंट की बात तो निपट गई, पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे दूसरी नौकरी चाहिए। जब ट्रिनिटी और डेरियस डेट करने लगे तो पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि उन दोनों को मिलाने वाली मैं ही थी। लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए भी परफेक्ट मैच ढूंढूं। जब भी अपना लॉकर खोलती तो प्रोफाइल्स और लव लेटर के ढेर में मैं दब जाती। इसे ठीक कैसे करूं? मदद करके खुशी होगी, लेकिन मैं ये सबके लिए नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक नया पार्ट टाइम जॉब भी तो ढूंढना है। वेल, तुम एक मैच मेकिंग एजेंसी खोल लो, पर लोगों से प्यार के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो जिनका मैच बन जाता है उनसे तुम बस डोनेशन मांग लो, और क्या पता शायद तुम्हें कोई अपना भी मैच मिल जाए। हाँ, जैसे उसके लिए टाइम है मेरे पास। पर ब्री सही थी, मैं ये कर सकती हूँ। कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो अगले दिन मेरी पहली मैच मेकर पार्टी करने के लिए ब्री और जैस्पर ने मेरी हेल्प की। रात होते होते मेरा डोनेशन बॉक्स पैसे से भर गया था और सबकी जोड़ियां बन गई थी, लगभग सबकी। जब मैं बाथरूम में गई तो एक लड़की मेरे पीछे आई और वो भीगी हुई थी। तुम मुझे कैसे मैच कर सकती हो उस गधे के साथ? मैंने उसे कहा कि पानी दे, उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। वो मतलब मैंने अपने नोट्स चेक किए। क्यूरो तो मेरा टॉप कैंडिडेट था। मुझसे 1 साल बड़ा था और बहुत ही हैंडसम। अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और उसे हैमस्टर और गेमिंग पसंद थे। हाँ, सच कहूँ तो उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल को देखा था मैंने। और क्या करती मैं, इतना क्यूट है वो। और फिर उसने मेरी मॉम को मेरी दादी कहा। ये तो जानबूझ के किया। आई एम सॉरी, मैं नया मैच देखती हूँ। कैसा रहेगा टिमोथी? शुक्र है कि टिमोथी बहुत अच्छा था। वो लड़की खुश हो गई और मेरी इज्जत बच गई। मेरी एजेंसी अच्छी चल रही थी तो मेरे भाई बहन और मैं कॉकरोच के घर से बाहर निकले। पर मॉम डैड को ढूंढने के लिए मुझे और पैसे चाहिए थे और मुझे अपनी परेशानी से निपटना होगा। क्यूरो, उसकी दिक्कत क्या है? प्रोफाइल तो अच्छा है, लेकिन उसे जिस लड़की के साथ मैच करूँ वो अलग ही कहानी सुनाती है। वो मुझे नाव पर लेकर गया और हम डूबते
डूबते बचे। हम आइस स्केटिंग करने गए और उसे रुकना नहीं आता था, हम गिर गए। हम कुकिंग क्लास में गए तो उसने स्पैगेटी चला दी, फायर अलार्म बजा दिया और पूरे रेस्टोरेंट को खाली करा दिया। ये मेरा परफेक्ट स्कोर बिगाड़ रहा है। कोई इतना बेढंगा कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें ये खुद पता करना होगा। ब्री सही थी, तो मैंने अपना बेस बदला और अपने आप को सेट किया क्यूरो के साथ एक डेट पर। जैसे हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो वो अपने ही पैर से फिसलकर वेटर के ऊपर गिर गया। सब हमें देख रहे थे पर गुस्सा करने की बजाय मैं मुस्कुराई। तो क्यूरो, अपने बारे में कुछ बताओ। वेल, मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ, आई एम सॉरी। मैं इतनी जल्दी नहीं डरती हूँ, मैं कॉकरोचों के हमले से भी बच चुकी हूँ। क्या कहा? तो मैंने बताया क्यूरो को अपने क्रेजी फ्लैट और समर जॉब्स के बारे में। वो हंसा और टॉयलेट से वापस आया अपने जूते पर टॉयलेट रोल चिपकाकर। उससे हुआ लॉबस्टर वाला एक्सीडेंट, वो तो बता ही चुकी हूँ। गॉश, वो सच में एक परेशानी है। तुम हार मान गई? कभी नहीं। दूसरी डेट बेटर थी, हमें बस बहुत नमकीन पॉपकॉर्न मिला। तीसरी डेट लगभग नॉर्मल गई और चौथी डेट पर वो बिल्कुल क्लमजी नहीं था। वाह, शायद वो बस नर्वस था। मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई कि अपने मॉम डैड के गायब होने के बारे में भी बताया। हिम्मत मत हारो, वो कहीं न कहीं जरूर होंगे। मैं जानती हूँ वो घटिया लॉयर नहीं होता ना। कौन सा लॉयर? जब मैंने उसे धोखे के बारे में बताया तो क्यूरो को बहुत गुस्सा आया। यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कुछ करके बच भी सकता है। वो एक लॉयर है, पुलिस किसका विश्वास करेगी? कोई ना कोई सबूत तो होगा। क्यूरो की बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही था। पहले इसके लिए मेरे पास पैसा और समय नहीं था, पर अब समय आ गया है कि शैतान मंडली लौटे और अपना बदला ले। उस रात हम अपने पुराने घर में गए और सड़ा हुआ खाना एयर वेंट्स में डाल दिया। आधा घंटा भी नहीं हुआ कि वहाँ रहने वालों ने खिड़कियाँ खोली। स्टेज 2 जाओ। सफाई वालों के भेष में मेरे भाई बहन ने घंटी बजाई और मैं खिड़की से अंदर गई। अंधेरा था पर मैं इस घर में बड़ी हुई हूँ, इसका कोना कोना जानती हूँ। मैंने शैतान मंडली का एयर वेंट्स में फूल भरने का इंतजार किया जिससे सब खांसे। फिर मैं स्टडी में गई। ओके, फोकस। वो फोल्डर तो नहीं रखेगा जिस पर इविल प्लान लिखा हो। तो मैंने ड्रॉर खोला तो उसके अंदर एक ऐसा ही फोल्डर था। मैंने उसके पन्ने पलटे तो सब कुछ साफ हो गया। मेरे पेरेंट्स, मुझे यकीन नहीं होता वो। रख दो उसे। मैंने आसपास देखा कि कोई चीज उस पर फेंक पाऊँ, पर उसने मुझे कोने में घेर लिया। एक चूहे की बदबू आई ही थी मुझे, तो अब एक अच्छी बच्ची बनो। और कॉन्क, लॉयर गिर पड़ा और उसके पीछे खड़ा था क्यूरो एक बड़ी सी लॉ बुक लेकर। नॉलेज की ताकत। हाँ, OMG, थैंक यू। पर मुझे ढूंढा कैसे? एक्चुअली मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। क्यूरो ने उसे बांधकर पुलिस को कॉल किया। मैंने कॉल लगाया उस नंबर पर जो इविल प्लान फोल्डर में था। शुगर लीडर्स बेकरी। हाँ, मुझे 27 सिनेमन रोल का ऑर्डर देना है। थैंक यू। प्लीज काम कर जाओ, प्लीज कर जाओ। हमला! क्यूरो को बुरा आदमी समझकर मेरे भाई बहनों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक मैंने उन्हें अलग किया तब तक पुलिस आ गई थी। गिरफ्तार करो, ये जबरदस्ती अंदर घुसे। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे पेरेंट्स लापता हैं, वो मरे नहीं हैं, तो कानूनी तौर पर मेरा सिग्नेचर चलेगा नहीं। सबूत काफी था तो पुलिस उसे ले गई। पता चला उसने सिर्फ हमारी फैमिली को ही धोखा नहीं दिया था। अरे वो जाने वाला सच है, लंबे समय के लिए। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे भाई बहन घर वापस आ गए तो मैंने क्यूरो, ब्री और अपने दोस्तों को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, पर मैं बेचैन थी। फाइनली घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पेरेंट्स सामने खड़े थे, सही सलामत। मेरे बच्चों, हमें माफ कर दो। हम गैर कानूनी चीजों को रोकने के लिए नेटिव कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट बचाने के लिए हमें छिपना पड़ा था। हमने अपने लॉयर के पास एक नंबर और एक सेफ मैसेज छोड़ा था ताकि इमरजेंसी में कॉल कर सको। तो तुमने वही कॉल करी थी? हाँ, उस बदतमीज आदमी ने सब लिखा हुआ था। उसका काम था हमें समझाना, हमारा ख्याल रखना, पर उसकी जगह उसने मेरे पेरेंट्स को भी बोल दिया कि दूर रहे क्योंकि हमें खतरा है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर अब आप वापस आ गए हो। पर अब रुकोगे ना? मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए मैं घबराई कि वो फिर चले जाएंगे। ऑफ कोर्स, हम रुकेंगे। हमें सीख मिल गई है। और ये प्यारे प्यारे लोग कौन हैं? अपने पेरेंट्स से मैंने अपने दोस्तों को मिलवाया और बताया कि उन्होंने कितनी मदद की है। पर जब क्यूरो की बारी आई तो मैं हिचकिचाई। ये दोस्त है, डेट है, बॉयफ्रेंड है, ये तो जानता भी नहीं कि मैं मैच मेकर हूँ। ये क्यूरो है और मैं इससे मैंने सच नहीं कहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ी, उम्मीद है वो समझे। क्यूरो, मैं तुम्हारी मैच नहीं हूँ, मैं ही मैच मेकर हूँ। मुझे लग रहा था वो मुझे ठुकरा देगा, पर मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी लड़कियों के साथ इतना बड़ा लूजर क्यों था मैं? तुम पर मुझे तब से क्रश है जब ब्री ने वो वाइल्ड कन्फेशन किया था डेरियस को। पर तुम अपनी एजेंसी में इतनी बिजी थी कि तुम मेरी तरफ मुड़कर देखती ही नहीं थी। तो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे कुछ बड़ा सा करना था। ब्री का कन्फेशन, पर मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, यही वो लड़का है जिसने डेरियस को प्रिंसिपल के पास जाने से रोका। और OMG, तुम्ही ने मेरे भाई के अस्पताल के बिल्स भी भरे। हाँ, जेस्पर की पार्टी में तुम्हें इसके बारे में बात करते सुना था। मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि मुझे डेट करने की वजह पैसा हो। यकीन नहीं हो रहा था मुझे डेट करने के लिए उसने ये सब किया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मॉम, डैड, मैं चाहती हूँ आप मिलो क्यूरो से। मेरा परफेक्ट मैच। मैंने क्यूरो का हाथ पकड़ा और जब उसके चेहरे पर खुशी देखी मैं जान गई कि मैंने परफेक्ट चॉइस की है। परिवार में स्वागत है क्यूरो।